अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, INN न्यूज़ से मैं हूँ आपका मेज़बान सिकंदर आज़म और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम सवाल। नाज़रीन, आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं और उनसे हम सवालात करेंगे कुछ चुभते हुए टॉपिक पर जो आजकल मौजूए बहस बना हुआ है। मेरे साथ जो मेहमान दोस्त मौजूद हैं, मैं आपको उनका तारफ़ करवाऊँ। इनका नाम है अरसलान खालिद भट्ट, जो मरकज़ी सदर हैं पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी यूथ विंग के। तो आइए हम आपकी उनसे बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भट्ट साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। भट्ट साहब, किसान का मुआशी कत्ल क्यों हो रहा है? किसान का माशी कत्ल ये अशरफिया की जेबें भरने के लिए हो रहा है। ये शहबाज शरीफ साहब की जो करप्शन है, जो काकर साहब की करप्शन है, जो सागडार साहब के करप्शन है, इन्होंने 80 से 85 अरब की करप्शन की है सिर्फ अपने किसानों के कत्ल करने के लिए। सही। अब इसके पीछे कौन शख्सियात हैं? हमारा मुतालबा है हमारी हुकूमत वक्त से, सुप्रीम कोर्ट इसका एक्शन ले, कोई इसका बेंच बनाए, इस पर ये तो करे ना। अगर काकर साहब को सेनेट का चेयरमैन बनाया गया इसके इवज, इसे 85 अरब की करप्शन के इवज, तो मैं समझता जो पीछे शख्सियात मौजूद हैं जिन्होंने ये करप्शन करवाई, जिन्होंने उनको सेनेट का चेयरमैन बनाया, उनको वादिया सामने आना चाहिए और उनको गिरफ्त भी उन पर करनी चाहिए और उनको वाकया जो सजा है उसको देनी चाहिए उनको। काकर साहब का नाम तो आपने ले लिया, काकर साहब के साथ शहबाज शरीफ और इसाक डार साहब, ये क्या स्टोरी है? राना तनवीर साहब भी साथ इन्वॉल्व हैं, चूँकि जब इसकी पहले इन्होंने इंपोर्ट की थी ना गंदम यूक्रेन से जी, तब शहबाज शरीफ साहब के पास वज़ारत दाखिला का कलमदान था और इनकी रिकमेंडेशन पे, इनके सिग्नेचरों पे ये अमल किया गया था। उसके बाद वो कलमदान आ गया काकर साहब की हुकूमत में, राना तनवीर साहब के पास आ गया। इसहाक डार साहब तब भी इन्वॉल्व थे जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, जब काकर साहब आए इसहाक डार साहब तब भी इन्वॉल्व थे। इट्स मीन के ये डायरेक्टली उन लोगों को इसकी करप्शन जाती है जो डार साहब को, नवाज शरीफ साहब को लेके आए थे, जिन्होंने अभी तक इनकी बचाव किया हुआ है, जिन्होंने अभी तक इनकी आटे की बोरी पे तस्वीरें लगवाई हैं। ये सारा एक स्कैंडल है और ये वो शख्सियात हैं इनके पीछे जिन्होंने काकर साहब को चेयरमैन सेनेट बनाया है। इनके पीछे वो शख्सियात हैं जिन्होंने फार्म 47 के तहत इनके बंदे जितवा के आगे लेके आए हैं। ये वो शख्सियात है जिन्होंने ये आइंदा इंतखाबात में जो मैंडेट है अवाम का, उस पर डाका जिन्होंने मारा ना, इसके पीछे बेसिक वो शख्सियात हैं। मैं ये समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब, काकर साहब शायद ये मोड़े हैं, वो भी शायद के बहुत छोटे मोड़े हों, सही, मगर फिर भी ये चूंकि हेड ऑफ द स्टेट है, तब भी थे अब भी हैं, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उनको सख्त सजा देनी चाहिए ताकि आइंदा कोई भी हेड ऑफ स्टेट ऐसी हरकत करने से पहले कि 200 बार सोचे। पॉलिटिकल पार्टीज़ में, जैसा कि आपने अभी जो नाम लिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ में दो मरकज़ी नाम आ रहे हैं मोहरों के हवाले से, इसाक डार और मियां नवाज शरीफ साहब। आप क्या समझते हैं, पहले नंबर पे कौन और दूसरे नंबर पे कौन? करप्शन के हवाले से? जी जी, इसी इशू के हवाले से नवाज शरीफ और इसाक डार साहब। उनके फ्रंट पे तो इसाक डार साहब है ना, तो मगर उसकी बैक फुट पे नवाज शरीफ साहब है और उनकी बैक फुट पे वो शख्सियत है जो उनको लेके आया लंदन से। डार साहब, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी, ये जो गंदम ख़रीदी गई है इंपोर्ट के नाम से, ये हमारी मुकामी जो गंदम है उसकी तैयारी के ऐन करीब आके ख़रीदी गई है, जबकि अगर ये थोड़ा सा इंतज़ार कर लिया जाता तो हमारी गंदम उसमें शामिल हो जानी थी। क्या वजह थी इसमें? बहुत बड़ी वजह यह है कि गंदम की ज़रूरत नहीं थी खरीदने की। ये भी बात सुने, एक चीज़ होती है ज़रूरत है कि गंदम का बहरान आ गया है तो हम जनाब उसको ख़रीद लेते हैं, गंदम की ज़रूरत भी नहीं थी। ये 4 अप्रैल को आई थिंक जो महकमा खुराक, जो वजारत खुराक है, उन्होंने लेटर लिखा वज़ीर साहब को कि जनाब गंदम की ज़रूरत ही नहीं है, आप क्यों इसको खरीद रहे हैं? सही। मगर हमारा इस पर मुतालबा भी यही है कि जितने भी सेक्टरीज हैं महकमा खुराक के, इनको पहले होश नहीं थी, क्योंकि ये 2 टर्न में खरीदी गई है, एक शहबाज शरीफ की हुकूमत में खरीदी गई है और एक जो है काकर साहब की हुकूमत में खरीदी गई है। सही। जब काकर साहब की हुकूमत में खरीदी गई है तब सेक्रेटरी साहब ने जो है ना वो दरख्वास्त लिखी है कि भाईजान अभी ना खरीदे, हमारे पास गुंजाइश नहीं है, और इसमें से उन्होंने 3100 की खरीद के 4500 की बेची है। सही। और अभी ये बड़ी प्लानिंग के साथ किसी मखसूस शख्सियत को नवाजने के लिए, और इसका कुछ टेंडर भी नहीं भरा। एक होता है ना टेंडर होता है और इसका एक पब्लिकली अनाउंस किया जाता है जनाब हमें इस चीज़ की ज़रूरत है,
ये खामोशी से काम किया गया है। और जो जहाज़ रूटीन में 20 से 22 दिन लेता है पाकिस्तान आने के लिए, वो 8 दिन के अंदर अपना माल लेके पहुंच गया पाकिस्तान में। आप इससे अंदाज़ा कर लें इन्होंने कितनी छुपी से और कितने मुनज़्ज़म तरीके से ये करप्शन की है, सिर्फ और सिर्फ अपने चंद अशरफिया को, चंद लोगों को खुश करने के लिए, उनको करप्शन करवाने के लिए। इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि जो यहाँ का किसान है वो तो बेचारा भूखा मर जाएगा। अच्छा, ये 3100 रुपये में इन्होंने गंदम इंपोर्ट की है बाहर से, यूक्रेन से। अभी पाकिस्तान की जो मुकामी गंदम तैयार होकर इस वक्त गला मंडियों में दरबदर हो रही है, वहाँ पर जलील हो रही है, ख्वार हो रही है, उसका रेट 2850 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक है। यानी कि इम्पोर्ट से भी 100 से 350 रुपये कम रेट है। इसके बावजूद ये ख़रीदी नहीं जा रही। चले वो एक अलग बात, उस पर बाद में बात करते हैं। तो ये इतनी महंगी गंदम वहाँ से जो ख़रीदी गई है, उसके मुताबिक 2850 रुपये जो रेट रखा गया है, कि ये किसान का मुआशी इस्तेहसाल नहीं? ये किसान का तो है ही है, बेचारे गरीब का। ये तो पाकिस्तान का, आप देखें जो पाकिस्तान की, अब क्यों ना आटा महंगा हो। अब आज के दिनों में क्या किया हुआ है, आज के दिनों में ऐसा माहौल बन गया हुआ है कि गंदम जो इम्पोर्ट की गया रखी हुई है साइड पे, किसान जो है वो गंदम उनकी हुकूमत ले नहीं रही, अब वो बेचारे 2400 तक बेचने पे मजबूर हो गए हैं। जब वो 2400 की बेच रहे हैं, ऑटोमेटिकली आटे का रेट नीचे आ गया। सही। अब ये पीरियड चलेगा 1-2 माह। 1-2 माह के बाद जब ये गंदम खत्म होगी इनकी किसानों की, तो फिर बचेगी इम्पोर्ट की हुई गंदम। फिर उस गंदम के साथ हमारी हुकूमत जनाब ये आपका आटा जो 100 रुपये किलो 200 रुपये किलो पे ले जाएगी। सही। और उन अशरफिया को नवाजने के लिए, यानी कि ये जो 600 से 800 रुपये 10 किलो के बैग पीछे जो रेट नीचे आया है, ये फिर आगे जाके बढ़ ये 1-2 महीना आपको रिलीफ देंगे, वो अपनी वाह करवाएंगे, बल्ले बल्ले करवाएंगे, उसके बाद उठा के सजा हिड़ा के ले जाएंगे। ये मिनटू से कि ये जो आजकल रिलीफ चल रहा है, ये कोई हिकमत अमली नहीं, सिर्फ सब्सिडी है अपनी करप्शन छुपाने के लिए। बहुत बड़ा फ्रॉड है करप्शन छुपाने के लिए, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। और हमारे लोग चूँकि सादा लोग हैं, बीबियाँ आज भी दवाई देती हैं जनाब वो आटा सस्ता कर दिया, मगर इनको पता नहीं कि 1-2 माह बाद जब आपकी ये इन्होंने अगली दुर्गत बनानी है ना, तो फिर आपको समझ नहीं मसला हुआ क्या है। मगर ये बहुत बड़ा फ्रॉड करते हैं हमारी कौम के साथ, पाकिस्तान के साथ करते हैं। अब आप देखें, अगर 800 रुपये 600 रुपये उन्होंने गंदम महंगी इम्पोर्ट की है, वहाँ से महंगी की है, आप उसका आइडिया करें, आपके अगर 85 अरब वो करप्शन है, अगर ये भी 600 बीच में डालें तो कितने पैसे बनते हैं। अच्छा अरसलान साहब, माजी में भी गंदम इंपोर्ट होती रही है। गंदम के नाम पर जो चीज़ें इंपोर्ट हुई और फिर वो हमारी पाकिस्तानी अवाम को मुख्तलिफ हीलों बहानों से कुछ कहीं रेट अप कर कर और सस्ता आटा स्कीम के तहत वो उनको खिला दी गई। जो चूहे जिनको खाना छोड़ गए थे वो भी हमें खिलाई गई। इस दफ़ा जो गंदम इंपोर्ट गई थी, इसका म्यार, इसकी क्वालिटी क्या कहेंगे इसके वाले से? अच्छा, मुझे भी इसकी क्वालिटी के वाले से इतना इल्म नहीं है, मगर मुझे ना इस पर एक बात आपसे मैं सिर्फ एक मिसाल के तौर पे बात बताऊंगा। एक ना बादशाह था, मैंने इसको बड़ा सुना इसके मज़े के साथ, तो है थोड़ी बात लंबी, अगर आप सुनिएगा। एक बादशाह था, उसके पास एक बंदा चला गया, जनाब मुझे नौकरी दे दे, मेरे पास 3 क्वालिटी हैं। उन्होंने कहा जी कौन कौन सी? उन्होंने कहा जी एक मैं घोड़े की परख कर लेता हूँ, एक मैं बंदे की परख कर लेता हूँ, एक मैं हीरे जवाहरात की परख कर लेता हूँ। बादशाह ने कहा ठीक है इसको रख लें, इसकी उजरत लगा दी 1 वक्त की रोटी। अब 2 दिन गुजरे, बादशाह कहीं सफ़र पे गया, उसका घोड़ा ना पानी में बैठ गया। बादशाह ने बुलाया उस बंदे को, यार ये घोड़ा जो नस्ल का होता है वो तो पानी में बैठते ही नहीं है, ये तो इसकी फितरत ही नहीं है, ये क्या वजह है, क्यों तुमने ये मुझे बताओ कि तुम्हें घोड़े की बड़ी परख है, ये क्यों बैठा है? उसने देखा, साहब ताब लगाया, उसने कहा बादशाह सलामत, ये जो घोड़ा था ना इसकी वालदा बचपन में फौत हो गई थी, इसकी परवरिश हुई है गाय के साथ, भैंसों के साथ। अब चूंकि भैंसें जो है पानी में बैठ जाती हैं, लिहाजा इसकी फितरत में चीज़ शामिल हो गया पानी में बैठना। उसने कहा जी बंदा बड़ा काबल है, इसकी 2 टाइम की रोटी उजरत कर दो। थोड़ा टाइम गुजरा, एक कोई बादशाह को मिलने कोई राजा या दूसरे इलाके का, उसने आके उसको हीरे वगैरह दिए। उसने फिर बुलाया, उसने कहा जी बताओ ये हीरे अच्छे हैं कि बुरे हैं? उसने देखा, उसने कहा अच्छे हीरे बड़े आपके पास काबल हैं, बड़े नयाब हैं। बादशाह बड़ा खुश हुआ, उसने कहा जनाब इसकी उजरत जो ना 3 टाइम की रोटी कर दो। फिर थोड़ा टाइम गुजरा तो बादशाह के मतलब किसी ने बकवास की उसके बाजार में। बादशाह ने जनाब बंदे को बुलाया, उसने कहा जनाब तुम तो बंदे की परख भी कर लेते हो, अब बताओ मैं कैसा बंदा हूँ? उसने कहा बादशाह सलामत मुझे माफ़ी दे, मैं आपका नहीं बता सकता। उसने कहा नहीं फिर भी बताओ मैं कैसा बंदा हूँ? उसने कहा जी मुझे पहले जान की मान दे फिर बताऊंगा। बादशाह ने जान की मान दी। उसने कहा बादशाह सलामत आप ना मछी के बेटे हैं, हालांकि फिरका या ज़ात बरादरी का मसला नहीं, हर ज़ात बड़ी अफजल है, मगर फिर भी ब्लड का थोड़ा सा होता है, फितरत का थोड़ा सा होता है। उन्होंने कहा जी आप ना किसी तंदूर वाले के बच्चे हैं,
वो बादशाह बड़े गुस्से में अपनी वालदा के पास गया। उसने कहा वालदा ये मैं किसका बच्चा हूँ? उसने कहा जी वो ठीक कहता है, तुम्हारे वाला तंदूर वाले थे, बादशाह का वहाँ से गुजर हुआ, उसको मैं पसंद आ गई, तुम्हारे बाप को मार के तुम मुझे और तुम्हें साथ ले आया। चूँकि बादशाह की अपनी औलाद नहीं थी तो तुम बादशाह बनकर तो सामने आ गए, तो बेसिकली तुम उसी के। अब ये मुझे पता नहीं चलता ये कश्मीरी है, ये नवाज शरीफ ग्रुप जो है ये पता नहीं क्या है। इन्होंने आज तक आप देखे 2 पे रोटी की, आटा सस्ता किया, सब्सिडी किस पे दी? आटे पे दी। करप्शन इंपोर्ट क्या की? गंदम की। ये पता नहीं कौन सी नस्ल है, ये गंदम आटे से बाहर ही नहीं आती। और ये करते इसलिए है कि इसमें करप्शन बड़ी ज़बरदस्त होती है। जब 2 पे रोटी थी, इनके मुस्लिम लीग नून के जितने भी हवारी थे इलाकी सतह पे, उन्होंने अपने अपने तंदूर लगा लिए थे, आटे मंगवा करके सेल करते थे। जब उसके बाद सब्सिडी आई, आटे के ऊपर सस्ता आटा इन्होंने बेचा, तो वो भी 70 to 80% इनके हवारियों के पास गया। ये करप्शन करते हैं और इसलिए ये लोग इन्हीं चीज़ों के ऊपर अपनी तवानी सर्व करते हैं अवाम को लॉलीपॉप देने के, चूँकि छोटी चीज़ है, करप्शन अच्छी हो जाती है, आटा अपनी मर्जी का बन जाता है, सस्ता बनवा लें, उसकी मिकदार, उसकी वैल्यू, उसके अंदर जो मामला ज़रा कम करवा लें, वो ज़रा उसी सिस्टम में खेल के ना, क्योंकि कारोबारी लोग हैं, ये बिजनेसमैन है, वो ये चीज़ों को समझते हैं, किसी को कैसे दाल लगाना है, कैसे किसी को दबा लगाना है। ये सिर्फ पाकिस्तानी कौम के साथ फ्रॉड करते हैं आटे के नाम पे, कभी रोटी के नाम पे, इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। आटा, रोटी, घी, चीनी, ये इन्हीं चीज़ों में चले। बहरहाल बड़ी अच्छी डिबेट रही अपने। बहुत शुक्रिया सलान खालिद भट्ट, आपने अपनी कीमती राय से हमें आगाह किया। नाज़रीन, फ़ैसला आपका, सवालात हमारे थे, आप फैसला कीजिएगा हमारा प्रोग्राम कैसा रहा, अरसलान खालिद भट्ट उनका तज्ज़िया कैसा रहा, जिन इश्यूज़ के ऊपर हमने बात की वो उन इश्यूज़ को आप किस नज़र से देखते हैं। प्रोग्राम का वक्त चूँकि मुख्तसर है तो मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इसके साथ ही अपने मेज़बान सिकंदर आज़म और मेरे मेहमान अरसलान खालिद भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। गंदम स्कैंडल 85 अरब किसकी जेब में गए? हनीफ अब्बासी ने अनवारुल हक काकर और मोहसिन नकवी को पकड़ने का मुतालबा कर दिया। एक मीडिया चैनल के प्रोग्राम में मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा हनीफ अब्बासी से सवाल किया गया कि किसानों के प्रोटेस्ट के हवाले से एहसन इकबाल को कहना है कि ये निगरान हुकूमत की गलती थी और उन्हें गंदम इम्पोर्ट की और पंजाब में निगरान वज़ीर मोहसिन नकवी थे, तो आप बयानबाजियों से हटकर अपने वजीर से सवाल क्यों नहीं करते? हनीफ अब्बासी ने जवाब दिया कि इस हवाले से मेरा दिल बड़ा दुखा हुआ है और अगर हम सब मिलकर इस मामले को हल ना कर सके तो इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। जिस पर निगरान हुकूमत ने गंदम इम्पोर्ट की, उस वक्त पाकिस्तान में 46 लाख टन गंदम पड़ी हुई थी और पुलिस से इम्पोर्ट करने का फैसला हुआ और 8 दिन में बहरी जहाज पाकिस्तान पहुँच भी गया। दुनिया की कौन से मुल्क में ये सब कुछ होता है? और इस मामले में 85 अरब रुपए की किकबैक है। हनीफ अब्बासी ने कहा, मुझे नहीं पता इस सब पे कौन कौन जिम्मेदार, लेकिन अप्रूवल कैबिनेट ने दी, इसीलिए सबसे पहले निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर को पकड़ना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि 1 अरब रुपए निगरान वज़ीर आज़म या निगरान वज़ीर आला लेके, मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले उस वक्त के फैसला साधों को पकड़ना शुरू करें और फिर नीचे सबको पकड़ें जिसने भी किकबैक ली है। मज़ीद वीडियोस देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं।